नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पवन से संबंधित स्थलाकृतियाँ, विंड लैंडफॉर्म्स, जिसको हम लोग एरिड टोपोग्राफी भी कहते हैं। ये बेसिकली वायु और उससे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में वर्णित करता है। सबसे पहले हम ये देखें कि जो वायु का कार्य है वो बहुत ही एक्टिव रहता है, बहुत ही त्वरित होता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन लगभग हर दिशाओं में होता है, क्योंकि हवाएं भी लगभग हर दिशाओं से चलती हैं। तो और दूसरा कि ये जो इस तरह की स्थलाकृतियाँ हैं या इस तरह का जो फंक्शन है वो बेसिकली ड्राई एरिया यानी शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। और पूरी तरह से इसका जो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन या जो भी इसके कार्य हैं वो मैकेनिकल होते हैं, यांत्रिक होते हैं। अगर हम बात करें इसके वर्क की तो 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो अपर्दन का है, दूसरा भाग जो है वो परिवहन का है और तीसरा भाग निक्षेपण का है। अब यहाँ पे जो निक्षेपण करता है विंड, वो या तो इनसाइड करेगा यानी कि डेजर्ट में होता है, या डेजर्ट से बाहर भी हवाएं जो है बालू का या बालू के कणों का निक्षेपण करती है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इरोजन की बात करें तो इरोजन में बेसिकली हम 3 पार्टों को इसमें रखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है सन्निघर्षण या ह्रास। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल वेदरिंग या भौतिक ऋतु क्षरण के कारण जब रॉक में डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक में जब विघटन होता है, तो उसे हम लोग एट्रिशन कहते हैं। यानी कि जब पवन द्वारा जो उड़ाने पर आपस में या जो चट्टानें रगड़ खाती हैं और उस रगड़ खाने से उसके घर्षण के कारण उनके आकार में कमी आती है और जिस कारण से उनका अपरदन हो, तो उसको हम एट्रिशन कहते हैं, आपसी रगड़ से। दूसरा जो इसमें वर्क है वो है एब्रेजन या कोरोजन। ये बेसिकली होता है कि विंड चार्ज विथ सैंड पार्टिकल्स, मतलब कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो उससे रगड़ कर चिकना होता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट रॉक है वो जल्दी हो जाते हैं, बाकी जो हार्ड रॉक है वो देर से होते हैं। तो इस तरह की घटना को हम लोग एब्रेजन कहते हैं या इस तरह के कार्य को एब्रेजन के अंतर्गत रखा जाता है। डिफ्लेशन जो होता है, अपवाहन या उड़ाव, ये बेसिकली क्या होता है कि इन ड्राई रीजन विंड कैन इजिली लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट अनकॉन्सोलिडेटेड सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स। दैट मीन्स कि जो अनकॉन्सोलिडेटेड सैंड होता है यानी बालू और धूल कण जो होते हैं, उनके उड़ने से ठोस चट्टान दिखाई देने लगता है या गड्ढे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसको अपवाहन कहते हैं, यानी उड़ा के ले जाना। सॉइल इरोजन बेसिकली इसी का पार्ट है। बालू वाले जो क्षेत्रों में छोटे छोटे बड़े बड़े जो गर्त बन जाते हैं बालू के उड़ने से, उसको बेसिकली अपवाहन गर्त या डिफ्लेशन हॉलोज कहा जाता है, जिसको वात गर्त भी कहते हैं, ब्लो आउट्स भी कहते हैं, या बेसिन लाइक डिप्रेशन इसको भी कहा जाता है। हवा का जब उड़ाव होता है या जब हवा अपवाहन करते हैं तो छोटे छोटे कण उड़ जाते हैं और बड़े आकार के जो कण होते हैं, चूँकि वो भारी होते हैं तो वो उड़ नहीं पाते, तो वो पीछे छूट जाते हैं, जिसे जो है लैग डिपॉजिट कहा जाता है। अब ये जो डिप्लेशन सरफेस होता है जहाँ पे ये वायु का अपवाहन होता है, वहाँ उसको डिप्लेशन सरफेस को कहा जाता है मरुकुट्टी हिंदी में, अंग्रेजी में इसको डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। और जो कण बड़े आकार के छोटे आकार के रह जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, उनको बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं, कण के आधार पे इनके नाम हैं। जैसे अल्जीरिया या सहारा में रेक कहा जाता है इसी चीज़ को, जो कि बजरी से ढका हुआ होता है। लीबिया या मिस्र में इसको पेबल्स कहा जाता है, पेबल्स से ढका हुआ रहता है, उसको सेरीर कहा जाता है। उसी तरह से हमादा जो है वो पूरी तरह से रॉकी डेजर्ट है, जो सहारा में इस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन जो है वो पूरी तरह से वायु का कार्य होता है। और इसमें कई सारे फैक्टर्स जो है इसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है विंड की वेलोसिटी, यानी कि वायु की गति कितनी तेज़ है। अगर ज़्यादा गति का होगा तो ऑब्वियस है वो ज़्यादा फोर्सफुली जो है इरोजन करेगा। फिर उसके साथ जो हवाएं उड़ रहे हैं, इरोजनल टूल्स क्या क्या हैं, जैसे साइज या नेचर जो है वो सैंड का या डस्ट का कैसा है, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉफ्ट रॉक जल्दी जो है इरोडेड होगा जबकि हार्ड रॉक देर से होगा, क्लाइमेट कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसके वर्क में सहायता करते हैं। अगर हम बात करें इसके स्थलाकृति की तो इसमें 2 तरह की स्थलाकृतियों को हम रखते हैं कि अपरदन से किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं और निक्षेपण से किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अपरदन से जनित स्थलाकृतियों की, तो इसमें सबसे पहला आता है मशरूम रॉक, जिसको छत्रक शिला कहा जाता है। दूसरा यार्डन, उसके बाद जियोगेन होता है,
फिर डेमोसल्स या भूस्तंभ होता है, ड्राई काउंटर होता है, इनसेल वर्ग होता है, एक ब्रिज एंड विंडो लैंडफॉर्म या खिड़की एवं पुल स्थलाकृति होती है, फिर अपवाहन बेसिन या बात गर्त होता है जिसकी चर्चा हम लोग की कर भी रहे थे, डिप्लेशन बेसिन और ब्लो आउट का, फिर जालीदार शिला या जालक या स्टोन लैटिस, ये जो सारे जो हैं वो अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। निक्षेपण जो है, जैसा कि प्रारंभिक स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा था कि निक्षेपण या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा। अगर इनसाइड निक्षेपण होता है तो उसमें रिपल वर्क बनता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं, पेडी प्लेन बनता है। इसके अलावा भी सैंड शैडोज या सैंड ड्रिफ्ट, सैंड लीव्स, रेत तटबंध या बालू का तटबंध जो है, ये जो चौथा, पांचवा और छठा वर्गीकरण है वो वेगनॉल्ड एक विद्वान थे, उन्हीं का ये वर्गीकरण किया हुआ है। तो ये मरुस्थल के क्षेत्र में बनता है इनसाइड। आउटसाइड की अगर बात करें तो वहाँ लोयस बनता है, मरुस्थल से बाहर बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो ये जो पूरी स्थलाकृतियाँ हैं ये जो है आपके अपर्दन और निक्षेपण से बनती है। इसके अलावा कुछ फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स भी हैं, जल निर्मित मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ हैं जहाँ वायु के साथ साथ जल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसको दो तरह पार्ट में हम बेसिकली बांटते हैं। एक पिडमोंट लैंडफॉर्म्स होता है जिसमें बैंडेड टोपोग्राफी और प्लाया या बॉल्सन होता है, और एक बेसिन टोपोग्राफी होता है जिसमें बजाडा या बहाडा भी कहा जाता है, और पेडिमेंट्स होते हैं। तो ये बेसिकली फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म है। इसको एक एक करके संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे कि जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं वो क्या है। सबसे पहले हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर में देख रहे हैं कि ये जो है एक मशरूम रॉक का उदाहरण है। इसमें जो लोअर पार्ट्स है, क्योंकि लोअर पार्ट्स में गति ज़्यादा होता है और वायु मार्ग में अवस्थित जो चट्टानी स्तंभ होते हैं तो वो अपर्दन की मात्रा अधिक होती है लोअर पार्ट में, तो इस कारण से वहाँ पे पतला हो जाता है। ऊपर का पार्ट जो है वो एक तरह से छत का काम करता है। दैट मीन्स कि द रॉक हैविंग ब्रॉड अपर पार्ट एंड नैरो बेस। तो ये जो होता है वो छत्रक शिला मशरूम की तरह का, जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता भी कह सकते हैं, उस तरह की स्थलाकृति का यहाँ पे निर्माण होता है। अब ये जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे गारा, इसको सहारा में कहा जाता है मशरूम रॉक को, और जर्मनी में जो है जे वॉल्थर ने यूज किया था पिल्जफेल्सन या पेडेस्ट्रल रॉक भी जर्मनी में इसको कहा जाता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जो निचला फिगर है वो जब कई दिशा से वायु का प्रवाह होता है, और ऊपर वाला तस्वीर जो है वो एक दिशा से वायु का प्रवाह होता है। तो इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो अगली स्थलाकृतियाँ हैं वो यार्डिंग। ये जो स्थलाकृति इस तरह से दो तरह का मैंने बनाया, एक स्केच मैप है और एक जो वास्तविक तौर पे डेजर्ट में दिखता है। तो यह यार्डिंग है जो बेसिकली दिखता ऐसे है, और हम लोग इसका अगर प्रोफाइल बनाएंगे तो इस तरह की चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक जब वर्टिकल हो, लंबवत जब रॉक का स्ट्रक्चर हो, जिसमें हार्ड रॉक हो, फिर सॉफ्ट रॉक हो, कठोर और मुलायम चट्टानें हो, तो पवन प्रवाह के कारण सॉफ्ट रॉक का अपरदन तेजी से होता है, हार्ड रॉक का रिलेटिवली कम होता है। तो इस तरह से एक उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे हम लोग यार्डन कहते हैं। ये जो है बहुत सारे जगह पे उदाहरण मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गिब्सन डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे एक 7 हेडिंग पार्क है जहाँ पे इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है ज्यूगन। ज्यूगन भी जो है एक तरह से ऊपर वाले को ही, जैसे आपने समझा कि वहाँ वर्टिकल होता है, यहाँ पे वही चीज़ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक जो है सिचुएटेड इनटू हॉरिजॉन्टल या पैरेलल। कहने का मतलब कि कठोर और मुलायम चट्टान जो हैं वो समानांतर जब हों तो उस तरह से क्या होता है, वेदरिंग और जो अपरदन का दर है वो अलग होता है। तो उससे होने से क्या होता है कि मुलायम चट्टानों में दरार हो जाता है, और उस दरार या उस क्षेत्र में जब ओस होता है या हिमक्षरण होता है तो एक तरह से दावात जैसी स्थिति बन जाती है। एरिजोना, कोलोराडो में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, और इस तरह की जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे ज्यूगेन कहा जाता है। और इसी का अग्र विकसित रूप जो है वो है डेमोसेल्स या भूस्तंभ। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि मुलायम चट्टानों के स्तंभ जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और कठोर चट्टान के स्तंभ उस पर खड़े हुए दिखते हैं। तो उस तरह के स्थलाकृति को डेमोसेल्स या भूस्तंभ कहा जाता है। जो अगला हमारा स्थलाकृति है अपरदन से बनने वाली वो है ड्राई काउंटर। ड्राई काउंटर जो है कई विद्वानों के अनुसार ये माना जाता है कि ये गारा यानी कि जैसे हम लोगों ने देखा था मशरूम रॉक का ही एक नाम है, उसका अगला रूप होता है ड्राई काउंटर।
इसमें क्या होता है, कई दिशा से विंड इरोजन होता है, वायु का अपवर्तन होता है, जिससे आकृति जो है एक चतुष्फलक या एक फलक और तीन फलक उसका बाहर, एक फलक भूपृष्ठ की और तीन फलक बाहर, यानी चतुष्फलक टाइप की स्थलाकृति बनती है, जिसे ड्राई कांटर कहते हैं। अब इसके भी अलग अलग नाम हैं। अगर एक पृष्ठ तो ऑब्वियस है कि वो भूस्तंभ या भूपृष्ठ से जुड़ा हुआ होगा। अगर उसके थ्री फेसेट्स हैं या तीन फलक हैं तो उसको ड्राई कांटर कहा जाता है। अगर उसके 8 फेसेट्स हैं या 8 फलक हैं तो उसको वेंटिफैक्ट्स कहते हैं। और उसके दो फलक है तो उसको ज्विकांटर कहते हैं। यानी कि इसमें भी जो है फलक के हिसाब से 3 पार्ट बांट सकते हैं। 3 फलक दैट मीन्स ट्राई कांटर, 8 फलक दैट मीन्स वेंटिफैक्ट्स एंड 2 फलक और ज्विकांटर। जो अगली स्थलाकृति है वो है इंसेल वर्क। इंसेल वर्क जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है आइलैंड। आइलैंड का मतलब आप समझ सकते हैं द्वीप, यानी कि कठोर शैल के अवशेष जो है ऊंचे टीले के रूप में आपको दिखते हैं। और इसको बेसिकली रेगिस्तान में या एरिड रीजन में इसको हम लोग इंसेल वर्ग कहते हैं। ये जो इंसेल वर्ग है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बॉर्न हार्ट्स कहा जाता है, BORNHARDTS, बॉर्न हार्ट्स। तो ये बेसिकली इंसेल वर्ग होता है। जो अगली स्थलाकृति है वो है ब्रिज एंड विंडो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये विंडो स्थलाकृति है। इसमें जो है जब इरोजन होता है या अपरदन होता है तो जो पवनोन्मुखी भाग होता है, जिधर से पवन आ रहा है, वहाँ पे मुलायम चट्टानों के अपरदन से छिद्र हो जाता है। और यही छिद्र अपरदन जब निरंतर चलते रहता है तो लंबे समय में आर पार हो जाता है और बड़ा हो जाता है और खिड़की नुमा एक स्थलाकृति बनती है जिसको विंडो लैंडफॉर्म्स कहते हैं। और यही आकृति बहुत बड़ा हो जाए तो उसको ब्रिज लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे कि पहले में जो है जो मुलायम चट्टानें हैं वो धीरे धीरे इरोड होती हैं, उसके बाद जो है थोड़ा छोटा बना फिर बड़ा बनते बनते फाइनली ब्रिज का रूप ले लेता है। तो इस तरह की स्थलाकृति को हम लोग खिड़की पुल कहा जाता है। जो डिप्लेशन बेसिन या ब्लो आउट है जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में भी की थी डिपोजिशन में, इसमें क्या होता है कि सैंड डस्ट के उड़ने से सतह पर गर्तों का निर्माण होता है और बेसिन लाइक डिप्रेशन होता है। इसको स्मॉलर साइज का डिप्रेशन है, इसको बफेलो वैलोज कहते हैं, ग्रेट प्लेन में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। और जो लार्जर साइज डिप्रेशन है उसको पैंगकियांग, मंगोलियन डेजर्ट में इसका नाम है, उसको कहा जाता है। जो अगला है वो स्टोन लैटिस है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो विंड का विंडो और ब्रिज वाले क्षेत्र में यह तरह का दिखता है। इसमें क्या होता है कि आर पर छिद्र जो है होता नहीं है, लेकिन उस पर दानेदार टाइप का दिखाई देता है, छोटा छोटा बहुत तरह की छिद्र, जिसे स्टोन लैटिस कहा जाता है। अब आते हैं अगर हम डिपोजिशनल वर्क में, तो इसमें सबसे पहले आते हैं रिपल मार्क। रिपल मार्क हम सिंपल समझ सकते हैं कि जिस तरह से समुद्र में लहरें चलती हैं और जिस तरह की आकृति बनती है, उसी तरह से जहाँ पे विंड स्लो बहता है तो वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में एक लहरनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है, जो दूर से देखने में इसी तरह से दिखता है। आप देख पा रहे होंगे लहरनुमा, समुद्र में भी लहरें उठती हैं तो इसी तरह का स्मॉल लहरें दिखती हैं। तो स्मॉल स्केल डिपोजिशनल वेव लाइक पिक्चर आप कह सकते हैं, तो वो उसको रिपल वर्क हम लोग कहते हैं। बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स जो होता है वो उसमें बेसिकली होता है कि एक किनारे बालू का प्रवाहन होता है और दूसरे साइड में निक्षेप होगा। यहाँ पे बेगनॉल्ड ने 1941 में इसको 2 पार्ट में बांटा। एक को कहा ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, जिसको उन्होंने बरखान कहा, और दूसरे को कहा लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, जिसको सीफ कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स को बरखान, ध्यान में रखिएगा, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है उसको बरखान कहते हैं, और पवनानुवृत्ति या अनुदैर्ध्य जो होगा उसको सीफ कहा जाता है। ट्रांसवर्स का मतलब ये हुआ कि अर्धचंद्राकार स्थिति बनती है, यानी प्रचलित पवन की जो दिशा है वहाँ के समकोण की स्थिति पे ये बनती है, उसको हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। अब इसमें भी कई टाइप के, ये आपका बरखान का उदाहरण है, ये गतिशील बालू का स्तूप का उदाहरण है। इसमें आपका जो है कई सारे नाम से भी इसको जानते हैं, जैसे झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूप, जैसे झाड़ी है अगर रेगिस्तान में, उसके पीछे जो है सैंड ड्यून्स बन रहा है तो उसको नेबखा कहा जाता है। उसी तरह से अगर लघु गर्त है उसके पीछे 9 चंद्राकार स्तूप बन रहा है उसको लूनेट कहते हैं। 3 से अधिक भुजाओं के स्तूप को स्टार ड्यून कहते हैं। मोटी रेत से बने हुए स्तूप हो उसको वेल बैक
ड्यून, वेल जो मछली है उसी से, या सैंड लेवी भी कहा जाता है। और बड़े आकार के ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स को द्रास कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, पौनानुवर्ती वालु का स्तूप, यानी कि पवन की दिशा में उसके समानांतर इसका निर्माण होता है। मतलब विंडवार्ड स्लोप होता है जो कि मंद होता है, और पवन विमुखी जो ढाल हो वो ज़्यादा तीव्र होता है। मतलब हॉकी की समान स्थलाकृति भी इसको हम लोग कहते हैं कि इस तरह की स्थलाकृति बनता है, जिसको हम लोग गासी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है आपका लिनियर ड्यून भी इसका अदर नाम है, सीफ भी अदर नाम है, अलब ड्यून्स भी नाम है, इसके अलावा सैंड रिज भी इसको कहा जाता है। तो ये जो होता है बेसिकली ये इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें स्तूपों के श्रृंखला के मध्य में, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, कि जहाँ जहाँ इस तरह के सैंड ड्यून्स बनते हैं, जो उठे हुए पार्ट वो सैंड ड्यून्स हैं, उसके श्रृंखला के बीच में जो कॉरिडोर होता है, यानी कि जो रिक्त स्थान होता है जहाँ पे लोग चलते हैं या आने जाने का रास्ता होता है, प्लेन कॉरिडोर होता है, उसको गासी सहारा में कहा जाता है। इसी टाइप के एरिड टोपोग्राफी में एलसी किंग ने पेडी प्लेन का निर्माण किया था, जो ऑलमोस्ट समतल भूमि होता है। उसके बाद जो होता है सैंड सैडोज या सैंड ड्रिफ्ट्स, जैसे ये देख रहे हैं वेल पैक टोपोग्राफी जो प्रारंभ में हमने चर्चा किया था। सैंड शैडो या सैंड ड्रिफ्ट्स जो होता है वो ये होता है कि अगर वायु की दिशा में मान लीजिए कोई झाड़ी है, रॉक है, पेड़ है, कुछ भी जो अवरोध आ जाता है, चाहे वो बोल्डर भी हो सकता है, रॉक भी हो सकता है, क्लिफ भी हो सकता है, या कोई झाड़ी भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि वेंट वेलोसिटी डिक्लाइन हो जाता है। यानी हवा की जो गति चल रही है उसमें अवरोध आएगा तो वो डाउन हो जाएगा हवा की गति, और वहाँ पे डिपोजिशन उसके शेल्टर में, उस ऑब्स्ट्रक्शन के शेल्टर में डिपोजिशन हो जाता है, और उस तरह की जो स्थलाकृति बनती है उसे छाया बालू या अपोढ़ बालू या सैंड शैडो और सैंड ड्रिफ्ट कहते हैं। और यही जो है लंबा हो जाए तो सैंड सीट भी कहा जाता है। और ये जो है आउटसाइड जो स्थलाकृति बनती है इसको लोयस कहा जाता है। यहाँ पे पवन द्वारा उड़ाई गई जो धूल है या बालू के जो निक्षेप से निर्मित है, ये जो है सर्वप्रथम इसका अध्ययन रिच्टहोफेन ने किया था। मतलब कि बालू जो है वो मरुस्थल से बाहर जाके उसका डिपोजिशन हो जाता है, और वहीं पे उस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को लोयस कहा जाता है। इसका नामकरण फ्रांस के एलेसस प्रोविंस में एक जगह है लोएस गांव, उसी के नाम पे पड़ा था। इसको फ्रांस और बेल्जियम में लिमन भी कहा जाता है, LIMON, लिमन। ये बेसिकली जो है यूएसए में इसको एडोब कहते हैं, मिसिसिपी मिसौरी रीजन में तो अलग अलग नाम है, लोएस, लिमन, एडोब, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। तो ये जो होलिस्टिक टोपोग्राफी है ये आपको पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के उदाहरण है। जो अगला पार्ट है वो है फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म। जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया कि वाटर एक्शन इन द डेजर्ट, यानी मरुभूमि में जब वाटर एक्शन होता है तो वहाँ पे दो तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। एक पिडमॉन्ट टोपोग्राफी बनता है जो कि ढाल पे बनता है, जिसको पेडिमेंट या बजाडा कहते हैं। जब डाउनकट होता है, बेस लेवल को प्राप्त करने के लिए नदियाँ जो है डाउनकट करती है, और जो बेस और वो जो डाउनकट होता है वहाँ पे जल प्रवाह होता है, तो उसको फिर लाके जब जमा करता है तो वहाँ पे बॉल्सन जो सैंड डिपोजिशन होता है और प्लाया का निर्माण होता है। ये रिवर एक्शन में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। प्लाया या प्लाया लेक भी नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे नमक की मात्रा अधिक होती है। बाद में सूखने के बाद इसमें आपको जिप्सम या सफ़ेद नमक सतह पे जमा होते हैं। तो इस तरह का जो लवणमय क्षेत्र होता है उसको सेलिना कहा जाता है। और मैक्सिको वगैरह के रीजन में वहाँ पे जहाँ पे झील सूखने के बाद गड्ढे बच जाते हैं उसको शॉर्ट्स कहते हैं। अरब में इसको खबारी कहते हैं या ममलाहा कहा जाता है। यानी कि प्लाया लेक, आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि प्लाया लेक को अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें सेलिना, शॉर्ट्स और खबारी या ममलाहा होता है। दूसरा जो होता है वहाँ पे ये है कि चट्टानी मरुस्थल में जल के प्रभाव से अन्य स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है, जिसको कैनियन या वादीज कहा जाता है। यहाँ पे भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में गहरी घाटियों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कैनियंस कह सकते हैं। उसी तरह से जो है साउथ अल्जीरिया में चूना पत्थर की चट्टानें मिलती हैं मरुभूमि में, उससे जो है वाटर एक्शन होगा तो सूखे कॉर्ज जाल की तरह बिछे हुए दिखते हैं, जिसको सेबखा या चेबखा कहा जाता है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो बेसिकली विंड के रीजन में, या कह सकते हैं एरिड रीजन में फ्लूवियल
या वाटर के एक्शन से बनते हैं। इसी तरह से एरिड साइकिल 1905 में डेविस ने भी दिया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था ज्योग्राफिकल साइकिल इन एन एरिड क्लाइमेट। इन्होंने कहा था कि प्रारंभिक धरातल जो होगा वहाँ पे ब्लॉक भ्रंशित पर्वत होगा, जिसके बीच में स्थित बेसिन होगा। फिर युवावस्था में नदियाँ जो कि रेगिस्तानी या ड्राई या सेमी एरिड एरिया में है, वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग से डिसइंटीग्रेशन होगा रॉक का, प्लाया लेक का निर्माण होगा, और मैच्योरिटी स्टेज में पूरी तरह से हेडवार्ड इरोजन हो जाएगा, और उस एरिया में जो है वो लोअर होते होते और ओल्ड स्टेज में डिप्लेशन या विंड हॉलोज का निर्माण होगा, मतलब ऑलमोस्ट प्लेन हो जाएगा, जिसको समप्राय मैदान की संज्ञा दी गई, और बाद में इसी समप्राय मैदान को एल्सिक किंग के द्वारा पेडी प्लेन कहा गया। तो ओवरऑल ये जो आपका स्लाइड था वो आपको विंड टोपोग्राफी या वायु से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बताता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लेशियल टोपोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।